जो कि एक तरफा मुकाबला संख्या के लिहाज से शुरुआत से नजर आ रहा था, वो दरअसल बेहद रोमांचक मुकाबले में तब्दील हुआ और न केवल रोमांचक मुकाबले में तब्दील हुआ बल्कि चौंकाने वाला नतीजा भी सामने आया। जयपुर मेयर के पद पर विष्णु लाटा जीतने में सफल रहे, जो कि बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। कई बातें बेहद स्पष्ट हैं। कांग्रेस ने उनका साथ दिया, निर्दलीयों ने उनका साथ दिया, लेकिन बड़ी संख्या में बीजेपी के अपने पार्षदों ने भी विष्णु लाटा का साथ दिया है। और सहयोगी दीपक व्यास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, इससे पहले जब मैं आपसे बातचीत की कोशिश कर रहा था, अब तो कांग्रेस की तरफ से तो बड़े चेहरों के रिएक्शन आ गए, उनका तो बनता भी है इस वक्त जल्द से जल्द रिएक्शन देना। बीजेपी की तरफ से आए हैं क्या? देखिए स्वप्निल, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। बीजेपी के जो पार्षद यहाँ पर लंबे वक्त से टिके हुए थे, वो पार्षद यहाँ पर अब गाड़ियां ले लेकर रवाना हो गए। इक्का दुक्का जो पार्षद है वो यहाँ पर फिलहाल बचे हुए हैं। आगे की तरफ भी मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। लगभग सब पार्षद यहाँ से जा चुके हैं। और यदि बात हम करें तो हम गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पार्षद हैं वो फिलहाल अभी रुकते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पार्टी को नुकसान का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। चंद्र भाटिया जी, बीजेपी को एक बड़ी शिकस्त यहाँ पर हाथ लगी आज। हमें सबको बहुत दुख है कि ये कैसे हो गया, ये तो समझ से बाहर हो गई और हम सब इसमें कलंकित हो गए। पता नहीं चल पा रहा है कौन से चेहरे हैं जिन्होंने बीजेपी को शिकस्त दी थी। बीजेपी के होने के बावजूद कुछ पता लगा आपको? ये तो पता नहीं चला भैया, पता चलेंगे देखेंगे क्या होता है। मान मंडी जी, आप बताएंगे कुछ? बदलने का विषय रहा नहीं इसमें। जिन्होंने कलंकित किया उनके साथ साथ सभी हम 65 पार्षद कलंकित होकर आज अपना ये एक कलंक साथ लेके जा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमने उस पार्टी उस संस्कार के लिए, जिसमें 50 लाख की पॉपुलेशन में 90 लोगों में 91 लोगों में हमारा नाम हुआ करता था, आज उस नामों में पूरे 65 लोगों का नाम एक कलंकित के नाम में लिखा जाएगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कुछ दगाबाजों ने पार्टी के विचारों को छोड़कर पार्टी को कलंकित किया है। ऐसे जो लोगों को चिन्हित करने का शायद पार्टी प्रयास भी करेगी और ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगी और भविष्य में ऐसे लोगों को कोई दायित्व भी नहीं दे। लेकिन आज हम सबके लिए ये कलंक का विषय है कि हम कलंकित होकर इस यहाँ से आज इस मतदान के पश्चात अपनी तरफ घर जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति रही। कुछ लोगों की वजह से आज हम सभी लोग चोर या कलंकित कहलाए जा रहे हैं। चलिए, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ बीजेपी के पार्षदों की वजह से तमाम पार्षद जो है वो यहाँ पर कलंकित हुए हैं, ये इनका यहाँ पर कहना है। लेकिन यदि स्वप्निल, जिस बात का आपने जिक्र किया था कि बड़े नेताओं का रिएक्शन, तो बड़े नेता यहाँ पर उसी समय निकल गए थे जब यहाँ पर तमाम पार्षद वोट डालकर आ गए थे, क्योंकि फिलहाल जो सवाल होते हैं वो बेहद अनकंफर्टेबल होते हैं। लेकिन मुझे बताया जा रहा है, मेरे सहयोगी गोवर्धन बीजेपी के एक बड़े चेहरे के साथ मौजूद हैं। जी गोवर्धन, देखिए, जयपुर नगर निगम में हार के बाद विष्णु लाटा जो मेयर बने, उसके बाद जो पूर्व मेयर और अब जो विधायक बन चुके हैं अशोक लाहौटी, वो कोई प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं थे। अभी विधानसभा के बाहर जब हमने उनसे प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो गाड़ी लेकर के सीधे एक तरह से भाग गए। वो मीडिया को फेस करने लायक भी स्थिति में नहीं है। इसी बीच बीजेपी की इस हार और पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए रामलाल शर्मा, जो चोमू से बीजेपी के विधायक हैं, जयपुर जिले से आते हैं, उनसे बात करते हैं। रामलाल जी, जयपुर में विधायकों इनकी पार्षदों की बाड़ेबंदी की गई, सारी रणनीतियां की गई, लेकिन आखिरकार आपकी सारी रणनीतियां फेल हो गई। आखिर चूक कहां हो गई और एक वोट से आपका जो कैंडिडेट था मेयर का, वो चुनाव हार जाते हैं? मैं ये कह सकता हूं कि पार्षद की अति महत्वाकांक्षा इसका परिणाम है। ये भी हमारे लिए आत्ममंथन हम करेंगे कि कहां पर हमारी चूक हुई, हमारी रणनीति में चूक हुई या पार्षदों के ऊपर हमने ज़्यादा विश्वास किया। और निश्चित रूप से जिन पार्षदों ने इस प्रकार के कृत्य को अंजाम देने का काम किया है, उनके खिलाफ भी पार्टी अनुशासनहीनता की कार्रवाई निश्चित रूप से करेगी। लेकिन जहां तक बात है कि बाड़ेबंदी वाली कोई बात नहीं। जब भी कोई चुनाव होते हैं, सब एक जगह मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करते हैं कि किस पार्षद के विचार किसके पक्ष में, वो एक चर्चा की एक केंद्र था। लेकिन उस रणनीति में, या जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि पार्षदों के ऊपर ज़्यादा विश्वास हमने किया, उनको थोड़ा फ्री करने का काम किया, तो मुझे लगता है कि दूसरा मैं ये भी कह सकता हूँ, जिसके अंदर कोई संदेह नहीं है, कि जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार बनी है और जिस प्रकार का षड्यंत्र इन्होंने शुरू से ही, आज के 3 महीने पहले से शुरू कर रखा है, जयपुर के जिला प्रमुख को भी जिस तरीके से इन्होंने सीकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनकी सभा के अंदर ज्वाइन कराना,
तो हो सकता है कि उसके अंदर भी इनकी एक साजिश का हम शिकार बने। अब आपको लगता है सरकार ने षड्यंत्र किया है इस पूरे मामले में? नहीं, बिल्कुल सत्ता पक्ष का जो जिस तरीके से अगर कांग्रेस पाक साफ होती और कांग्रेस ये कहती कि हम स्वच्छ राजनीति का हिस्सा है तो वो अपना उम्मीदवार उतारती। अभी परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे थे कि जो नगर निगम में भ्रष्टाचार हुआ बीजेपी के बोर्ड में और ये बीजेपी के अहंकार की हार है। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है और देश की आज़ादी से लेकर अब तक जो शासनकाल इनका रहा है उसको मुझे बयां करने की आवश्यकता नहीं है। यूपीए शासनकाल के दौरान किस तरीके का भ्रष्टाचार पूरा देश जानता है, इसलिए प्रताप सिंह जी इस बात का आपसे प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है कि भ्रष्टाचार की आप हो या हमारा बोर्ड है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पार्षदों के ऊपर ज़्यादा विश्वास करना और कहीं ना कहीं पार्षदों की अति महत्वाकांक्षा का ये परिणाम है। इसको आत्ममंथन करेंगे, जहाँ त्रुटि है उसको सुधार करेंगे। अब ये जो मेयर हैं ये निर्दलीय हैं, आपके बागी हैं, लेकिन जब जयपुर की जनता की बात आती है तो क्या आप जयपुर की जनता को ये विश्वास दिला सकते हैं कि आने वाले दिनों में शहर का विकास है वो बाधित नहीं होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विचार ही है, विचार हम हमारे किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए, जनता के कार्यों के लिए हम बने। और यदि कोई निर्णय ऐसा होगा जिसके अंदर जनता का भला है, जयपुर वासियों का भला है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पार्षद उसके अंदर सहयोगी रहेगा, उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। तो रामलाल शर्मा ने बीजेपी की मेयर चुनाव में इस हार के पीछे पार्षदों पर ज्यादा विश्वास करने को एक बड़ा कारण बताया है। इसी बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी बाबूलाल धायल हमसे जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, क्या ताजा अपडेट है? ताजा अपडेट ये है कि बीजेपी को जो हार का कारण नजर आ रहा है वो खरीद फरोख्त नजर आ रही है। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं जो चुनाव में मोर्चा संभाले हुए थे, राजेंद्र गहलोत जो कि पूर्व मंत्री हैं, पार्टी ने बड़ी उम्मीदों के साथ में उनको यहाँ पर लगाया था, वो फेल हो गए पूरी तरह से रणनीति बनाने में। उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि उनको कानो कान भनक तक नहीं लगी कि उनके ही पार्षद भीतरघात करने वाले हैं, पार्टी को धोखा देने वाले हैं। पार्टी अब ऐसे पार्षदों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो सन्न रह गए हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लगा। और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की लगातार दूसरी हार, यानी कि जयपुर शहर में बीजेपी बुरी तरह से हारी थी, बहुमत में कांग्रेस आई थी, और इस बार आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले महापौर का जो पद था वो बचा नहीं पाई पार्टी, और इस वजह से आज बीजेपी की किरकिरी हो रही है। उनके निष्ठावान जो पार्षद कहे जाते थे पार्टी विद डिफरेंस, उनकी पोल खुल गई है कि वो लोग भी खरीद फरोख्त का शिकार हो सकते हैं। बीजेपी की बाड़ेबंदी कोई काम नहीं आई, और कुल मिलाकर के भाजपा के लिए जयपुर शहर में बहुत बड़ा झटका आज माना जा रहा है। तो बीजेपी के लिए जयपुर जिले में 6 महीने के अंतराल में 2 बड़े झटके हैं। इससे पहले जयपुर जिला प्रमुख वो राहुल गांधी की सीकर की सभा में अभी चुनाव कैंपेन के दौरान वो कांग्रेस में शामिल हो गए, और अब जयपुर नगर निगम का जो मजबूत गढ़ माना जाता था बीजेपी का, वो गढ़ भी एक तरह से उसमें कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। बीजेपी की सारी जो रणनीतियां थी, सारी बाड़ेबंदी है, वो काम नहीं आई। और अभी रामलाल शर्मा ने जैसा कहा कि पार्षदों पर विश्वास करना, और पार्षदों ने जो भीतरघात किया उसका नतीजा ये हुआ कि 1 वोट से बीजेपी अपने गढ़ को नहीं बचा सकी, और जयपुर नगर निगम का मेयर का जो पद था वो बीजेपी के खाते से निकल गया, बीजेपी के हाथ से चला गया। इसलिए भी है क्योंकि अगर हम एनालिसिस करके देखें विधानसभा चुनावों के दौरान शहरों में वैसे भी जो बीजेपी का की जो पकड़ मानी जाती थी, शहरों की पार्टी बीजेपी को कहा जाता था, उस इमेज को विधानसभा चुनावों में झटका लगा, खासकर जयपुर में भी। ऐसे में बीजेपी कुछ ज्यादा ही एक्टिव मोड में भी थी इन चुनावों को लेकर, और एक क्लियर कट विन को न केवल वो रोमांचक मुकाबले में बदल गया हाथ से, बल्कि जंग भी चली गई। दीपक व्यास हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जी दीपक। देखिए स्वप्निल, निश्चित तौर पर बीजेपी के हाथ बड़ी शिकस्त यहां पर हाथ लगी है, और यदि अब नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में बीजेपी के कोई भी पार्षद यहां पर मौजूद नहीं है। तमाम पार्षद यहां से निकल चुके हैं, और जो अधिकृत प्रत्याशी थे मनोज भारद्वाज वो भी यहां से जा चुके हैं। बड़े नेता पहले ही जब परिणाम नहीं आया था, गिनती शुरू हुई थी, उसी वक्त यहां पर वोट डालने के तुरंत बाद निकल गए थे। तो ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से यहां पर कोई नुमाइंदा यहां पर बचा नहीं है। लेकिन इस पूरे फैसले से, या फिर हम कहें कि जो परिणाम सामने आया उसके बाद से कांग्रेस काफी उत्साहित यहां पर है, क्योंकि यदि हम संख्या की बात करें तो महज कांग्रेस के पास 18 पार्षद थे, 9 निर्दलीय पार्षद थे। कांग्रेस का कहना था कि 6 हमारे पास कांग्रेस के समर्थित निर्दलीय हैं, यदि उनको भी जोड़ा जाए तो 24 वो संख्या होती है। और ऐसे में 24
की बजाय जो मामला है, जो आंकड़ा है वो 45 पहुंच जाता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए चिंता का विषय यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलता है। जी, जाहिर तौर पर। और गोवर्धन भी हमारे साथ बने हुए। गोवर्धन, मैं जिस चीज की बात कर रहा था, बहुत ज्यादा बेचैनी तो इस बात को भी लेकर थी कि किसी तरीके से लोकसभा तक ये जयपुर में जो पार्षदों के जरिए हमारी प्रेजेंस मैक्सिमम बनी हुई है उसको बनाए रखें। तो ये एक काफी बड़ा ब्लो आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए है बीजेपी के नजरिए से, बीजेपी के लिए बल्कि। बिल्कुल, देखिए एक वक्त में, अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, जब ये माना जाता था कि बीजेपी ने अगर किसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है चुनाव में तो वो पार्टी जीत करके ही वहां से निकलेगी। असंभव कुछ भी नहीं है। ये जो सारे पॉलिटिकल जुमले बोले जाते थे वो अब परिभाषाएं सरकार बदलने के बाद धीरे धीरे बदल गई है। अब बीजेपी कई जगहों पर हारती हुई दिख रही है। जहां पर जीत सुनिश्चित दिख रही थी वहां पर अगर हार हो जाए तो राजनीतिक तौर से चिंता होना और सरप्राइज होना स्वाभाविक है। यहां पर जो सबसे बड़ा बीजेपी की हार की वजह ये मानी जा रही थी कि कई पार्षदों में पार्टी को लेकर के, पार्टी के नेतृत्व को लेकर के जिस तरह की नाराजगी थी, उनकी बातें नहीं सुनी गई बोर्ड के भीतर, नगर निगम के भीतर। तो उसकी भी एक वजह ये रही थी कि पार्टी इस उपचुनाव में, मेयर का जो चुनाव था उसमें 1 वोट से हार गई। साथ ही साथ कांग्रेस की जो रणनीति थी, जैसा कि बीजेपी के एमएलए आरोप भी लगा रहे थे कि उन्होंने उनके खेमे में सेंध लगाने का प्रयास किया। हालांकि बाड़ेबंदी की गई थी लेकिन बाड़ेबंदी कारगर नहीं हो पाई। देखिए, ऐसे वक्त में जब स्टेट गवर्नमेंट किसी की होती है, सरकार अगर किसी की पार्टी की होती है, तो निश्चित तौर से, मनोवैज्ञानिक तौर से उस पार्टी के पार्षदों को फायदा मिलता ही मिलता है और उसके रणनीतिकार एन वक्त पर ऐसा कुछ कर जाते हैं जो सरप्राइज करता है। और यही जयपुर नगर निगम में हुआ। कल विष्णु लाटा ने जिस तरह प्रताप सिंह खाचरियावास और जो बाकी पार्षदों के साथ में और रणनीतिकारों के साथ मुलाकात की थी, उसके बाद से ये लग गया था कि जयपुर मेयर के चुनाव में कुछ न कुछ ऐसा अप्रत्याशित होने वाला है। लेकिन ये कल्पना किसी ने नहीं की थी कि बीजेपी खेमे में इतनी बड़ी सेंध लग जाएगी। तो अब आने वाले वक्त में पार्टी भले ही ये कह रही हो, एमएलए अभी कह रहे थे कि इस पर चिंतन किया जाएगा, जो बागी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि लोकसभा चुनाव से पहले यहां जयपुर शहर के कार्यकर्ताओं के लिए एक मनोवैज्ञानिक तौर से ये सेटबैक जरूर कहा जाएगा, एक मनोबल तोड़ने वाला ये कदम जरूर कहा जाएगा। क्योंकि अब 2.5 महीने के भीतर भीतर पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए भी मैदान में उतरना है। और इससे पहले जो जयपुर में बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां पर शहरी सरकार में इतनी बड़ी हार, रणनीतिक हार जिसको कहेंगे, वो अगर हो जाए तो स्वाभाविक तौर से, मनोवैज्ञानिक तौर से नेता और कार्यकर्ता हतोत्साहित जरूर होंगे। अब देखना होगा आगे आने वाले दिनों में पार्टी क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेती हैं, किनके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन इतना तय है कि जयपुर नगर निगम की जो बोर्ड बैठकें होंगी वो हंगामेदार रहेगी और विकास के जो प्रोजेक्ट हैं वो आसानी से पास हो पाएंगे, इस बात की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। क्योंकि जब बोर्ड आपके खिलाफ होता है, बोर्ड में अगर पूर्ण बहुमत नहीं होता, तो वहां पर बजट पारित करवाने से लेकर विकास योजनाओं को ढर्रे पर लाना बहुत उसमें आसानी नहीं होती। ये सवाल हमने बीजेपी और कांग्रेस से भी किया था, लेकिन अभी दावे ये कर रहे हैं कि जयपुर के विकास में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। लेकिन चूंकि राजनीति है और ये राजनीति जयपुर के बोर्ड में जरूर आगे आने वाले नहीं, लेकिन एक खास बात है गोवर्धन, मैं चाहता हूं जहां पर ध्यान भी जाए, इससे पहले मैं इस बारे में दीपक व्यास से भी डिस्कशन कर रहा था। बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को भी झोंका विष्णु लाटा को मनाने के लिए। अरुण चतुर्वेदी जैसा बड़ा नाम आया सामने उनको मनाने के लिए। ये मैनेजमेंट और क्या ये नहीं बताता कि कार्यकर्ताओं के बीच में भरोसा थोड़ा पार्टी के ऊपर घट रहा है? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 ये कि मैनेजमेंट पर तो अब प्रश्न चिन्ह लग चुका है। एक समय पहले तक, यानी 2018 के विधानसभा चुनावों के पहले तक तो देश भर में बीजेपी को एक विनिंग मशीन के तौर पर मान लिया गया था, लेकिन उस विनिंग मशीन वाली इमेज को भी झटका लगा है। कि मैनेजमेंट बीजेपी का बड़ा दिख रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं उन्होंने भी बड़े नेताओं को यहां पर इस पूरे मामले में मैनेजमेंट संभालने के लिए लगाया हुआ था।
प्रताप सिंह खाचरियावास परिवहन मंत्री, वो पूरा मैनेजमेंट संभाल रहे थे, पर्दे के पीछे से पूरी व्यू रचना वो रच रहे थे। कल उन्होंने विष्णु लाटा से मुलाकात की, सारे पार्षदों के साथ बैठक की और ये तय किया कि विष्णु लाटा अगर निर्दलीय उतरते हैं तो पूरा कांग्रेस के जो पार्षद है वो उनका साथ देंगे। तो ऐसा नहीं है कि अकेला मैनेजमेंट बीजेपी का ही था, कांग्रेस ने भी बड़े नेताओं को पर्दे के पीछे रह करके इस पूरे मामले को हैंडल करने के लिए, पूरी व्यू रचना करने के लिए लगा रखा था। और इस व्यू रचना का ही नतीजा है कि बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट यहाँ जयपुर मेयर के चुनाव में नजर आया। जहां तक विनिंग मशीन की बात है तो बीजेपी की वो जो विनिंग मशीन वाली इमेज थी वो विधानसभा, राजस्थान में लोकसभा के उपचुनाव से लेकर के और अब तक उसमें काफी डेंट पड़ चुके हैं। अब राजस्थान में ये कहना कि बीजेपी जिस चुनाव में उतरेगी वो विनिंग मशीन की तरह रिजल्ट देगी, वो इन दो चुनावों में साफ हो चुका है कि वो जुमला अब जुमला साबित तो अगर कांग्रेस इतनी ज्यादा बिहाइंड द स्क्रीन काम कर रही थी, या मैं ये कहूं कि नेपथ्य से वॉइस ओवर चल रहा था कांग्रेस का, जिसे कि सामने बाकी के पार्षदों ने अमली जामा पहनाया, तो दीपक मेरा सवाल अब आपसे होगा। देखिए हाल ही में कई चेहरे हैं जो कांग्रेस ज्वाइन करते नजर आए, इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में हो सकता है कि जयपुर के कुछ पार्षद भी अब अपनी नाव बदल लें और कांग्रेस में कूद जाएं। स्वप्निल, बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य जो बीजेपी के लिए है वो थोड़ा दुखद यहां पर हो सकता है, क्योंकि जिस बात का आपने जिक्र किया वो लगातार हम देखते हैं। सीकर के राहुल गांधी की सभा में जयपुर के जिला प्रमुख कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं जो बीजेपी से बने थे। उसके बाद में अब जो चुनाव अभी हुआ है इसमें बीजेपी के पार्षद बागी होकर एक तरीके से मेयर का चुनाव जीत जाते हैं। तो ऐसे में जो स्थितियां वो काफी विकट है। पिछले दिनों भी हमने विधानसभा के चुनाव के दौरान भी देखा था, जब टिकट यहां पर वितरण हुए तो उससे कुछ दिन पहले जब बीजेपी के कई जो नेताओं ने वो जो पार्टी थी वो छोड़ दी और उसके बाद में कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी से जो उनके पार्टी के नेताओं का मोह भंग है वो थोड़ी स्थिति लगातार हमें पिछले दिनों में देखने को मिली है। और ऐसे में निश्चित तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में इसका खामियाजा बीजेपी को जयपुर शहर में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके दूसरा मायने यदि देखा जाए तो बीजेपी के वो पार्षद जो लगातार बीजेपी में एक तरीके से अपनी मुखालफत के स्वर जो तेज कर रहे थे वो अब कहीं ना कहीं पार्टी को सोचने पर भी मजबूर करेंगे। और बीजेपी को ये भी सोचना पड़ेगा कि जो लगातार जो कार्यकर्ता है, जो पार्षद कुछ कह रहे थे, वो क्या उनकी कोई अनदेखी तो नहीं की गई, ये भी बीजेपी के लिए अब सोच का विषय हो जाएगा। जी जाहिर तौर पर लेकिन दीपक, आपको याद होगा कि विष्णु लाटा बार बार इस बात को कहते रहे कि मैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी से बागी होकर लड़ रहा हूं, मैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर लड़ रहा हूं। कहने का मतलब उन्होंने अपनी तरफ से मैसेज क्लियर रखा कि मैं अभी भी पार्टी की विचारधारा से सहमत हूं, लेकिन चूंकि मुझे नहीं मिला है मौका इसलिए मैं लड़ रहा हूं। लेकिन पार्टी के तौर पर गोवर्धन, बीजेपी के लिए दिक्कत यह है कि वो इस चीज को फाइनल स्टैंड नहीं मान सकती। जो पार्टी लाइन पर चले उनके बीच में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की उन पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो, विष्णु लाटा पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो, मैं और दीपक लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अब तो एक दोराहे पर बीजेपी खड़ी हो गई कि आखिर करें तो करें क्या। इसकी स्थिति बीजेपी के सामने जरूर है, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए और पार्टी में अनुशासन का मैसेज देने के लिए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उनके खिलाफ कार्रवाई तो करनी होगी। अब इसमें दुविधा यह है कि अगर इस मौके पर अगर कार्रवाई करते हैं तो सामने आपको लोकसभा चुनाव में भी जाना है, वहां पर अगर कार्रवाई होती है तो वो जिनको बाहर किया जाए या पार्टी के स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए तो वो नुकसान लोकसभा चुनाव में हो सकता है। तो फिलहाल जो स्थिति है उसमें बहुत ही असमंजस वाली स्थिति है कि पार्टी अगर एक्शन लेती है तो लोकसभा चुनाव में डर का, नुकसान का डर है। अगर एक्शन नहीं लेती है तो अनुशासन प्रिय पार्टी वाली जो इमेज है, अनुशासन को लेकर के जो पार्टी का मैसेज है वो खराब जाएगा। तो दोनों ही स्थितियां बड़ी विचित्र हो जाती है पार्टी के लिए कि अब क्या करें। लेकिन आगे आने वाले दिनों में अब इस रुख पर इंतजार रहेगा कि पार्टी का नेतृत्व इस पर क्या फैसला करता है। और जयपुर में ये जो डेंट लगा है पार्टी को, एक रणनीतिक खामी इसको कहा जाएगा, ये रणनीतिक चूक जो हुई है उससे इससे पार कैसे पाया जाता है, इसकी भरपाई कैसे की जाती है, इसको लेकर के बीजेपी का जो नेतृत्व है वो जरूर इस डैमेज कंट्रोल में लगेगा। इस बात के संकेत अभी रामलाल शर्मा ने भी दिए थे, कार्रवाई के भी संकेत दिए थे।
लेकिन जो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद यहां जयपुर शहर में जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहां पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हताश जरूर हैं। अब देखना होगा आगे कार्रवाई क्या होती है और लोकसभा चुनाव में पार्टी कैसा परफॉर्म कर पाती है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले मनोवैज्ञानिक तौर से यह हार एक बड़े झटके से कम तो नहीं है। अब इस हार से उबरने के लिए सबसे बड़ा रास्ता पार्टी क्या अपनाती है, क्या अनुशासन का डंडा चलाती है, या जो आंतरिक लोकतंत्र को लेकर के जो विष्णु लाटा और कई पार्षदों ने आवाजें उठाई थी उन आवाजों को सुना बल्कि आज ही, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अशोक लाहोटी ने से जब पूछा गया पार्टी विरोधी गतिविधि करने पर कार्रवाई के सवाल पर, तो उन्होंने कहा था कि ये परिणाम बताएगा। तो अब परिणाम तो बता रहा है जो भी बताना था। लेकिन दीपक, ऑन अ लाइटर नोट, मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं कि अब प्रदेश में एक वोट के कीमत वाली दो कहानियां हो गई हैं। एक में ये फूके थे, एक में ये फूक गए। देखिए, बिल्कुल लगातार एक वोट की अहमियत निर्वाचन आयोग भी बताता आया और सीपी जोशी जो मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष है वो नाथद्वारा से चुनाव हारे थे 2008 में, और आज पार्षदों को जो अपना नेता चुनना था उसके अंदर जो मनोज भारद्वाज जो बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी थे वो यहां पर चुनाव हार गए हैं, और जो विष्णु लाटा उनको एक वोट का फायदा यहां पर मिलता हुआ स्वप्निल साफ तौर पर नजर भी आ गया है। लेकिन अब बीजेपी चिंतन इस बात का करेगी कि आखिर क्रॉस वोटिंग कौन से पार्षदों ने की, कौन से पार्षदों ने पार्टी के फैसले के खिलाफ पलीता लगाने का काम किया। अभी इसको लेकर यहाँ पर मंथन तेज हो चुका है। लेकिन जो हमारे जानकार बता रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों से जो हमारी बातचीत अभी कुछ देर पहले भी हुई है, उन लोगों का कहना है कि ये जो पूरा जो घटनाक्रम हुआ है उसमें एक अकेला पार्टी के फैसले का मामला नहीं था। इसमें कुछ लोगों की अपने क्षेत्रीय विधायकों या फिर जो विधायक का चुनाव लड़ चुके जो प्रत्याशी थे उनसे नाराजगी की वजह थी कि उन्होंने पार्टी लाइन के विरोध में जाकर यहाँ पर एक तरीके से वो कर दिया। कुछ की और दूसरी नाराजगी थी। तो मैनेजमेंट स्किल्स यही तो आती हैं। जो स्थिति थी वो निकल जब बड़े बड़े चेहरे लगे तो वो भी इस बात को समझते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स यहीं पर तो आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। और चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। दोनों तस्वीरें हैं तो दो अलग अलग समय की, लेकिन दोनों में मेयर का चुनाव जीतने वाले लाटा कल की लय एकदम अडिग दिखी। चलिए देखते हैं। सब मेरे को वोट मिलेंगे, कॉन्फिडेंस है पूरा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस। आप पार्टी के पुराने कार्यकर्ता किस तरह का पार्टी की ओर से आपको प्रस्ताव मिला? नहीं प्रस्ताव, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और उसके तहत हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। 90 पार्षद ही तो इसीलिए तो मेयर बनाऊं मैं। आप बताओ, इसीलिए मैं कह रहा था मैं बनूंगा। अब 90 ने बनाया, 45 ने बनाया, 40 ने बनाया, महापौर बन गया। और जयपुर के मेयर उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद विष्णु लाटा से बात की संवाददाता सतवीर सिंह ने। ली गई है और अब नए महापौर के पद पर विष्णु लाटा काबिज हो चुके हैं। उन्होंने मनोज भारद्वाज को हराकर एक बड़ी यहाँ पर जीत हासिल करी है। हमारे साथ में विष्णु लाटा, उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप अब महापौर बन गए हैं और एक शहर के अब जो मुखिया हैं उसके ऊपर आप काबिज हो गए। धन्यवाद, आभार, आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो किस तरह की अब आगे के कामकाज की रहेगी, क्योंकि 90 पार्षद थे और उसमें से आपको 45 वोट मिले हैं और 44 वोट मनोज भारद्वाज को मिले हैं। एक वोट से आप जीते हैं, लेकिन आपने किस तरह की आगे का काम कार्य सीढ़ी रहेगी? देखो, वोटों की लड़ाई तो समाप्त हो गई। जो नगरपालिका अधिनियम है उसके तहत हमें राइट्स मिले हुए हैं और सब पार्षद मिलकर उसके तहत हम जयपुर का विकास करेंगे। सभी बाड़ाबंदी की गई थी, सभी पार्षद वहां पर मौजूद थे, लेकिन आपने अभी हमसे पहले ही न्यूज 18 से बात की थी कि 90 पार्षद मेरे साथ है। 90 पार्षद ही तो इसीलिए तो मेयर बनाऊं मैं। आप बताओ, इसीलिए मैं कह रहा था मैं बनूंगा। अब 90 ने बनाया, 45 ने बनाया, 40 ने बनाया, महापौर बन गया। मैं आपके सामने हूँ। तो अब किस तरह की रणनीति रहेगी, क्योंकि अब बीजेपी की तरफ आपका कदम रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी पार्षद हैं उन्होंने आपको सपोर्ट किया। हम सिर्फ जयपुर का विकास, चौमुखी विकास करना चाहते हैं, किसी भी पार्टी के मतभेद से नहीं। जनता को पूर्ण रूप से राहत देने के उद्देश्य से काम करेंगे निगम। सब ने आपको समझाइश भी की थी, लेकिन उसके बाद में बागी तेवर जारी है और आज अब नए वो बन गया। ऐसा कोई नहीं है, समझाइश हमारे पार्षदों ने करी है मेरे को। तो इन्होंने कहा भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसमें किसी का कोई संबल नहीं है, आप लड़ो, हम आपको वोट देंगे, वोट देंगे सब। तो ये थे महापौर विष्णु लाटा, जो अब शहर के नए मुखिया यहाँ पर बन चुके हैं। और खासतौर पे आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने यह कहा है कि वो अब सभी जो 90 पार्षद उनको साथ लेकर यहाँ पर काम करेंगे। किसी में भी जो मतभेद है वो उनमें नहीं होगा। फिलहाल अब मान सकते हैं कि शहर के जो नए मुखिया हैं वो विष्णु लाटा बन चुके हैं। कैमरामैन दिलीप परमार के साथ सतवीर सिंह, न्यूज 18 जयपुर।